नमस्कार। नमस्कार। आभार, अभिनंदन, सुप्रभात हमारे सभी दर्शकों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। और आज की सुबह मैं हूं शक्ति, अपनी को होस्ट। मुस्कान के साथ दर्शकों कहते हैं कि प्रकृति ने ही सब कुछ पोषित किया है और प्रकृति ने ही सब कुछ रोपित किया है। प्रकृति से बड़ा कोई वरदान नहीं और इससे खिलवाड़ से बढ़कर कोई बड़ा पाप नहीं। जी हाँ दर्शकों, प्रकृति हमारी एक वास्तविक माँ की तरह है जो हमारा कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाती बल्कि हमारा पालन पोषण करती है, हमारा ख्याल रखती है। तो दर्शकों, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति का ख्याल रखें। प्रकृति हमारे चारों ओर सुरक्षात्मक कवच की तरह हमें है जो सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है। इसलिए दर्शकों कहते हैं कि एक स्वच्छ वातावरण और एक सुंदर विचार के साथ अगर दिन की शुरुआत करें तो हमारा दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों शक्ति? बहुत ही अच्छी बात तुमने मुस्कान कही। और यह भी कहा जाता है कि प्रकृति के साथ बिताया एक भी पल कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि प्रकृति हमें हर रूप में सीख प्रदान कर हमारा मार्गदर्शन करती है। अब चाहे अगर हम बात करें बिना किसी रुकावट के निरंतर बहती नदियों की, या निस्वार्थ भाव से छाया फल फूल प्रदान करते यह विशाल वृक्ष, हर रूप में प्रकृति हमारा मार्गदर्शन करती है। लेकिन दर्शकों, फिर भी आज इन्हें बचाव की आवश्यकता है। आज के कार्यक्रम में हम बड़े ही विस्तार से बात करेंगे कि हमें प्रकृति का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए, प्रकृति की क्या भूमिका है हमारे जीवन में। लेकिन जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत अच्छे विचारों से करते हैं, महापुरुषों द्वारा दिए उनके अनमोल वचन से करते हैं, ताकि उन्हें सुनकर समझकर हम अपने जीवन को नई दिशा प्रदान कर सके। तो चलिए आज के दिन और आज के कार्यक्रम की भी का आगाज़ करते हैं, नज़र डालते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा कहे इस अनमोल वचन पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। कि आज के जो हमारे खास मेहमान हैं इनके बारे में आपको बता दें कि इन्होंने अपने प्रयास से, अपने अनुभव से जो प्रकृति और साथ ही साथ पर्यावरण और जैव विविधता को संरक्षण दिया है। आपको बता दें कि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर के गणेश कुमार। ये हैं सेक्रेटरी बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी जिस पद पे हैं, इस पद तक पहुंचने के लिए आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ गुजरा, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं तमिलनाडु राज्य का हूँ। सो मेरा जिला पड़ता है तूतुकुड़ी जिला, कन्याकुमारी जिला का नज़दीक है। सो उस लास्ट इस कोना तक आए हैं। मेरा स्कूलिंग सब हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में +2 तक। उसके बाद वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस हमको UG मिला था मद्रास वेटनरी कॉलेज में। वहाँ हम UG किए थे। वहीं से लेकर फिर PG करने के लिए कोशिश किए थे। वो ऑल इंडिया एग्ज़ाम एक हुआ था, वो भी दिए थे। उसमें हमको सीट मिला इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, उत्तर प्रदेश में। वहाँ जाकर के हम एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में मास्टर्स किए हैं। इसी बीच में हमको ये सिविल सर्विस का इच्छा था, सो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन PG करने के बाद हमको तुरंत सरकारी नौकरी मिल गया तमिलनाडु राज्य में। सो हम गांव में जाकर के वेटनरी डॉक्टर रूप में काम कर रहे हैं। बहुत रिमोट गांव है, फिर भी हम वहाँ भी नहीं छोड़े। शाम में रात में पूरा सिविल सर्विस को तैयारी कर रहे हैं। देन हम PG किए थे, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर रूप में तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल यूनिवर्सिटी में भी हमको नौकरी मिला, अपग्रेड हुआ है। सो वहाँ भी काम करने समय में ये सब सिविल सर्विस प्रयास कर रहे हैं, कर दिए थे। सो संयोग से वहाँ से हमको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मिला था 2006 में। सो वहीं से मसूरी, देहरादून, ये दोनों में हम लोग का प्रशिक्षण हुआ है। होने के बाद प्रोफेशनल रूप में बिहार में मुंगेर ज़िला में सबसे पहले आया हूँ। आप लोग जानते हैं मुंगेर ज़िले के बारे में। उस समय में बहुत अवैध खनन ये वगैरह चल रहा था। सो हम एकदम नया था, डायनेमिक रूप में छापामारी किए हैं बहुत ज़ोर से। उसके बाद अब अच्छा नाम मिला, बहुत लोग को पकड़े हुए थे, गाड़ी उड़ी सबको। सो बहुत शांत हुआ था मुंगेर जिला, वन विभाग एरिया पूरा। उसके बाद हम जमुई ज़िला में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रूप में हमको पहला पोस्ट मिला है। जमुई ज़िला के बारे में भी आपको जानकारी होगा, थोड़ा
डिस्टर्ब क्षेत्र था, वो भी 2009-8 में बहुत 8-9 में बहुत डिस्टर्ब था। फिर भी हम लोग ताकि हम लोग वन विभाग का एक काम मुख्य काम है ऐसे फॉरेस्ट फ्रिंज एरिया में काम करना है। फॉरेस्ट फ्रिंज एरिया मतलब पूरा अंदर रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के नीचे रहते हैं, वहाँ का बहुत गरीब लोग, ट्राइबल लोग रहते हैं। सो उनको नौकरी देना है, उनको रोजगार देना है। ये हम लोग का एक काम भी नहीं है, बहुत ही इंटरेस्ट होता है, मतलब अंदर से कुछ अच्छा रहता है। ताकि इतना गरीब है उन लोग, इतना पुअर है, उनका एक दिन का रोजगार मिल रहा है तो वो चलेगा एक सप्ताह का उनका खाना पीना के लिए। सो ये सब में बहुत आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग्स एंड आई वॉज रियली हैप्पी टू वर्क इन दोज इंटीरियर एरियाज। सो जम्मू के बाद हम आए थे छपरा ज़िला में, फिर वैशाली ज़िला में भी था। छपरा ज़िला में, वैशाली ज़िला में रहने में हम लोग सबसे पहले बड़े पैमाने पर कृषि वानिकी काम को शुरू किए हैं। कृषि वानिकी काम में ये पॉपुलर पौधा आप लोग जानते हैं, वो सब फटवाए हैं। करीब 75 लाख पॉपुलर पौधा हम लोग उड़ाए हैं, किसान लोग को दिए हैं। अभी हैं हम हेडक्वार्टर में, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन एंड सेक्रेटरी बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में। बिल्कुल, आपकी सच्ची लगन और आपकी मेहनत आपके कार्यों में बखूबी दिख रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी सीधे तौर से प्रकृति से जुड़े हुए हैं, या यूँ कह सकते हैं कि धरती की कल्पना प्रकृति के बगैर नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी जिस तेज़ी से हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं या अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से इसके दुष्प्रभावों को भी हम झेल रहे हैं। ऐसे में चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना और क्यों ज़रूरी है अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, उसी में हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलता है। इवन हम लोग का जीवन भी उसके डिपेंड है। सबसे पहले हम लोग का ह्यूमन हेल्थ उसमें अफेक्ट होता है। पर्यावरण ठीक नहीं है तो आपका कितना भी बीमार है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो या एलर्जी हो या कुछ भी हो, ताकि आप लोग जानते हैं कितना इंटीरियर फॉरेस्ट नया बीमार आ रहा है बाहर हम लोग डिस्टर्ब करने से, ये सब जानते हैं। सो पर्यावरण सुरक्षा रखने में हम लोग स्वस्थ रहेंगे। वो सबसे पहला है ह्यूमन हेल्थ को पर्यावरण सुरक्षा करता है। इवन कैंसर भी होता है पर्यावरण सुरक्षा नहीं रहने के कारण, ये सबसे पहला है। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षा करने में पर्यावरण बहुत काम करते हैं। बायोडाइवर्सिटी का सुरक्षा करना मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी मीन्स इट इज़ द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो कोई भी चीज़ हो, चिड़िया वो, जानवर वो, या इंसेक्ट, मेढक, कुछ भी वो, ये सब बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन में आते हैं। सो इनको सुरक्षा रखने में पर्यावरण को इम्पोर्टेंट काम है। अदरवाइज़ क्या होता है, इन लोग का काम क्या है आप जानते हैं। हम लोग को सबसे पहले हम लोग को फूड है, फूड कैसे हो, गेहूँ से या कोई भी वेजिटेबल कुछ भी है, ये सब में फूड मिलता है। फूड को पोलिनेशन करने में इंसेक्ट्स और तितली या कोई भी छोटा इंसेक्ट का काम बहुत है। उन लोग नहीं है तो फिर कैसे पोलिनेशन होगा, कैसे फूड बनेगा? सो पोलिनेशन में इन लोग का काम आते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, दैट इज़ मतलब छोटा मेढक को एक बड़ा चूहा कहते हैं, चूहा को स्नेक कहते हैं, स्नेक उससे बड़ा जानवर, ऐसे वैसे फूड चेन है ना, इसको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। ये कहीं पर डिस्टर्ब होगा तो एंटायर चेन डिस्टर्ब हो जाता है। सो न्यूट्रिएंट चेन साइक्लिंग को सुरक्षा रखने में भी ये काम में आते हैं। ऐसे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, पर्यावरण सुरक्षा रखने में या स्वच्छता रखने में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन होता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं बारिश इतना हो रहा है या धूप इतना हो रहा है, गर्मी हो रहा है। अभी एक नया चीज़ सुने हैं, ऐसे ग्लेशियर्स हैं यूरोप का कॉन्टिनेंट में, वो सब मेल्ट हो रहा है। उसमें क्या होता है, वो नया ग्लेशियर में नया वायरस, बैक्टीरिया, ये सब है, ये सब आ सकते हैं बाहर। सो पर्यावरण का सुरक्षा रखना, स्वस्थ रखना बहुत बड़ा काम है। हम लोग पर्यावरण को सुरक्षा रखना, ऐसे एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड बहुत यूज़ कर रहे हैं, केमिकल पोल्यूशन बहुत कर रहे हैं, ये सब नहीं करेंगे तो स्वच्छता रहेगा। अगर और एक इम्पॉर्टेंट काम है स्वच्छता रखना में, पर्यावरण हम लोग को देते हैं एक एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू।
हम आपको कुछ डर लग रहा है या स्ट्रेसफुल लग रहा है, आप क्या करते हैं, कहीं नज़दीक में पार्क है या वहाँ ऐसे घूमते हैं, उसमें फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ज़्यादा अच्छा होता है। सो पर्यावरण को स्वस्थ रखने में हम लोग स्वस्थ रहेंगे, दुनिया प्रकृति सब स्वस्थ रहेंगे। जी सर, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा आसपास के लोग भी रहेंगे। और साथ ही आपसे अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो सर इसका महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये हम कहीं ना कहीं हमारी छोटी बड़ी ज़रूरतों को हम पूरा करता है। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि प्रकृति और साथ ही ये पर्यावरण को संतुलन बनाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। आपसे जानना चाहेंगे इसके महत्व के बारे में, जैव विविधता के। या biodiversity, as I said earlier, it is the variety of all living organism. इंटरस्पीसीज होगा, इंट्रास्पीसीज होगा, या जेनेटिक वैरायटी होगा, या कुछ भी है। सो इट इज़ अ वैरायटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। छोटा छोटा बैक्टीरिया से लेकर के बड़ा बाग तक ये पर्यावरण है, ये बायोडाइवर्सिटी है। सो इसको सुरक्षा रखना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर वेलबींग। फॉर एग्जाम्पल, इतना भी बायोडाइवर्सिटी है, उन लोग को हम लोग को बिना सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उन लोग को बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नॉट इवन ए सिंगल डे मैन कैन लिव विदाउट बायोडाइवर्सिटी। कह सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ, दूसरे पर उन लोग पर हम लोग निर्भर है, लेकिन हम लोग पर उन लोग निर्भर नहीं है। विदाउट अ ह्यूमन बीइंग दे कैन सर्वाइव इन द यूनिवर्स, बट नॉट अस। सो यही है बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी बहुत सर्विस देते हैं आप लोग को। हम पहले भी बोले हैं, पोलिनेशन काम आते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग होते हैं, वेस्ट रिसाइक्लिंग होते हैं। ऐसे बहुत बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस बहुत है। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करते हैं, ताकि बायोडाइवर्सिटी सुरक्षा रखने में अपना वो इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम बोलते हैं, पूरा उसमें पूरा जानवर लोग है, ये एक इक्विलिब्रियम में रहता है। इसको कहीं डिस्टर्ब करेंगे, बायोडाइवर्सिटी भी डिस्टर्ब होता है। सो इट इन टर्न इट विल अफेक्ट आवर लाइफ, हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, या हम लोग का अदर वेल बीइंग। लाइक अब आप देख रहे हैं आजकल ज़्यादा बारिश हो रहा है या ज़्यादा गर्मी हो रहा है, या सीजनल वेरिएशन बहुत हो रहा है। पहले हम लोग जानते हैं इस महीना में ये वर्षा आएगा, इस महीना में विंटर है, इस महीना में गर्मी है, लेकिन ये सब अभी बदल रहा है। रीज़न है कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, उसका रूटीन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। इसी के चलते दुनिया का बाकी सब भी डिस्टर्ब हो रहा है। सो बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षा रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन लोग का काम बहुत आता है। वैसे आपको हम बता दिए हैं, फूड देते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, क्या बोलेंगे, कुछ भी है, ये सब बायोडाइवर्सिटी देते हैं। कंप्लीटली हम लोग पूरी तरीके से बायोडाइवर्सिटी एक चेन है जिसमें हम लोग एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जैसा कि आपने अभी भी बताया कि ये बायोडाइवर्सिटी की कमी होने की वजह से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं, जैसे तूफान आने का, बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है, और ये कहीं ना कहीं हमारी किसी न किसी छोटी मोटी कार्यों की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं और किस प्रकार इन सारी चीज़ों से, इन प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचा सकते हैं? जी, सबसे पहले हम लोग का एक लाइन में हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को आप सुरक्षा करना है, लेकिन वो एक छोटा चीज़ नहीं है, इसमें बहुत जुड़े हुए हैं। ऐसे हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन क्यों हो रहा है? कुछ नया फैक्ट्री आ रहा है या एग्रीकल्चर ज़्यादा कर रहे हैं, ये सबको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रूप में लेके जाना है। हम नहीं बोल रहे हैं डेवलपमेंट नहीं होना है, डेवलपमेंट कम भी होना है, लेकिन इट शुड बी इन ए सस्टेनेबल वे। कहाँ हम लोग कंसर्व कर सकते हैं वहाँ कंसर्व करना है। माइंडलेस एंड वेस्टफुल डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है ऐसे बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करने में और एक इम्पोर्टेंट है, रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, वेस्टफुल यूटिलाइजेशन नहीं करना है, रिसोर्स को बढ़िया यूटिलाइज करना। कितना रिसोर्स है उसको हमको क्या चाहिए उसी को यूज़ करना है। टू मच ऑफ एनीथिंग इज पॉइजनस, एक्सेस एवरीथिंग इज बैड जैसा कहते हैं। सो वो इसमें भी वो लाभ होता है। सो ये सब काम करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी सुरक्षा होता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हमें एक ऐसे पर्यावरण का मतलब
निर्माण करना है जो हमारे जैव विविधता को समृद्ध, टिकाऊ और साथ ही साथ मतलब आर्थिक गतिविधियों के लिए हमें अवसर प्रदान कर सके। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा क्या कुछ गतिविधियां किए जा रही है या फिर वर्तमान में क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, इस बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। या बिहार का बायोडाइवर्सिटी कोई कमी नहीं है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। जी बाकी स्टेट में ऐसे बहुत बड़ा घाट्स है, हिमालयस है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोग का एक एडवांटेज है, हम लोग सिचुएटेड ऑन गैंजेटिक प्लेन। बिकॉज ऑफ दिस गैंजेटिक प्लेन वी हैव इननुमरस वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल हम लोग के पास है 572 बर्ड स्पीसीज है बिहार में। जू प्लैंक्टन ले लेंगे तो 51 स्पीसीज है, फाइटोप्लैंक्टन ले लेंगे तो 157 है, ऐसे वर्टिब्रेट 75 है, 10 वैरायटी का मेढक है, ऐसे स्नेक, इंसेक्ट्स, ये सब बहुत है, ये हम लोग गणना किए हैं। सो वी आर ऑल्सो एंडोड विथ रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें कोई कमी नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का कैटिल है, बछूर कैटिल है, गंगोत्री कैटिल है, पूनिया रेड करके एक कैटिल है, ऐसे बकरी में ले लेंगे तो आपको सीमांचल शाहाबादी है, गोट में ब्लैक बंगाल है, पूर्णिया रेड कर, पूर्णिया पिक करके एक पिक है, तदी सुअर है, सो मई दिली टग है, पतक, ऐसे बहुत बायोडाइवर्सिटी यहाँ है। आपको राइस में ले लेंगे तो आप जानते हैं मिर्ची दाना है, गोविंद बोक है, आनंदी राइस है, कतरनी राइस है, ऐसे वैरायटी ऑफ राइस है। मखाना सब लोग जानते हैं, महाई पान जानते हैं, ऐसे बिहार ऑल्सो एंडोड विथ रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कोई कमी नहीं। जी, जैसा कि आपने बताया कि बिहार का जो बायोडाइवर्सिटी है काफ़ी रिच है, और आपने भी बिहार के कई क्षेत्रों में जाके वन संरक्षण में अपना सक्रिय योगदान दिया है। ऐसे में इनका संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? बिहार बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का पहला काम है संरक्षण ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेस अवेलेबल इन द स्टेट, यही है हम लोग का पहला काम है। सबसे पहले इसका पॉलिसी फ्रेमवर्क हम लोग किए हैं। फॉर एग्जांपल कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आप लोग जानते हैं 2002 में हुआ था, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया था केंद्रीय सरकार द्वारा। इसी के दौर पर हम लोग बिहार बायोडाइवर्सिटी रूल्स बनाए हैं 2017 में। इसमें सारा चीज़ है, कैसे बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करना है, उसका सेटअप क्या है, ये सब है। आप लोग जानते हैं BMC, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जैव विविधता प्रबंधन समिति, ये हर एक पंचायत में होना है। सो टोटल 9101 पंचायत में इसको हम लोग गठन किए हैं। इसमें 7 मेंबर रहते हैं, चेयरमैन, अध्यक्ष, उसके बाद महिला लोग, ये सब रहते हैं। इन लोग का ऐसे हम लोग चुनाव करते हैं कि किसका जड़ी बूटी या लोकल बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी है, उन लोग को चयन करते हैं। ऐसे हम लोग 9000 के आसपास BMC को गठन किए हैं। हम लोग को इसको नेक्स्ट फेज में ये सब लोग को बायोडाइवर्सिटी को अपना एरिया में, गांव में क्या क्या बायोडाइवर्सिटी है उसको पहले लिस्ट आउट करना है। दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल इन देयर एरिया। इसके लिए एक निर्धारित है, उसको बोलते हैं PBR और पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, उसको लोक जैव विविधता पंजी ये बोलते हैं। ये सब हम लोग ये कमेटी लोग को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसमें उन लोग को एंट्री भी किए हैं। इसमें बहुत काम कर रहे हैं उन लोग पंचायत लोग, उसमें लोकल जड़ी बूटी क्या है, आसपास में क्या जानवर है, इंसेक्ट है, ये सब में एंट्री कर रहे हैं। ये सब में ये डिटेल हम अभी आपको स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, इसी से आए हैं। इतना बर्ड स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, वर्टिब्रेट्स है, ये सब डिटेल आए हैं। हम लोग का नेक्स्ट फेज है, इन लोग को ट्रेनिंग दे देंगे। हम लोग शुरुआत किए हैं रोहतास जिला से लास्ट ईयर मार्च में, अभी इस साल में पूरा बाकी जिला को भी ट्रेनिंग करेंगे इस संबंध में। सो हम लोग का एक डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया हो जाएगा, ताकि किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट करना है या संरक्षण करना है, सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए आपके पास क्या है। सो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो हम लोग अभी डॉक्यूमेंटेशन फेज में है। सो ये सब होने के बाद हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे। अभी बीच में हम लोग ये किए हैं, एक हेरिटेज ट्री का आकलन किए हैं। हेरिटेज ट्री मतलब विरासत पेड़ है, कितना गांव में क्या कहाँ कहाँ में विरासत पेड़ है, वो सबको हम लोग सर्वे किए हैं। कैसे किए हैं, हम लोग एक हेरिटेज ट्री ऐप बनाए हैं, वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में है, ये सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसको प्रचार भी किए हैं।
सो इसमें गांव में बैठ करके अपने आसपास में क्या हेरिटेज ट्री है, हेरिटेज ट्री मतलब 50 साल के ऊपर होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, ऐसे लोकल प्रजाति होना है, पीपल, बरगद, ऐसे अपना देसी प्रजाति होना है, ये सबको। सो इसमें क्या होता है, उन लोग वहाँ से खींच करके फ़ोटो भेजते हैं, जानकारी भेजते हैं, डिटेल हमको जीपीएस कोड के साथ आते हैं। सो करीब अभी तक 15,100 आए हैं मेरे पास। मेरा नेक्स्ट काम है, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का नेक्स्ट काम है, इसको हम लोग जा करके फिजिकली वेरीफाई करेंगे एक्चुअल कितना है। ये डेफिनेशन में आते हैं वो हेरिटेज ट्री कितना, 2000 आएंगे, 1000 आएंगे या 200, कितना भी एक्चुअल ग्राउंड लेवल में है उसको हम लोग संरक्षण करेंगे। वहाँ का वो बीएमसी बोले ना, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, उन लोगों को प्रोत्साहन पैसा दे देंगे ताकि वो अपना हेरिटेज ट्री को सुरक्षा रखेंगे। बहुत ही अच्छी पहल की गई है और एक ऐसी ही पहल पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन भारत सरकार द्वारा भी की गई है पर्यावरण के संरक्षण को, उसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए, जो आज हम सभी के सामने मिशन लाइफ के रूप में है। आपसे जानना चाहूँगी कि जिन लक्ष्यों के साथ, जिन उद्देश्यों के साथ मिशन लाइफ की शुरुआत की गई थी, उसमें अब तक हम कितने सफल हुए हैं और क्या कुछ इसकी कार्यप्रणाली है? मिशन लाइफ का मेन मोटो है माइंडफुल and deliberate consumption rather than mindless and wasteful consumption, ताकि कितना रिसोर्स हम लोग के पास है उसको माइंडफुल कंजम्प करेंगे या सस्टेनेबली कंजम्पशन करेंगे, यही मिशन लाइफ का मेन मोटो है। से इसी तौर पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग का मेन काम है बच्चा लोग को, स्टूडेंट लोग को इस संबंध में सिखाना है, ताकि दे आर द फ्यूचर जनरेशन। They should be educated on how to conserve the nature, what is the importance of conserving the nature and biodiversity existing in the earth. So हम लोग उन लोग को टारगेट कर रहे हैं ये मिशन लाइफ में काम में। सबसे पहले हम लोग टारगेट किए हैं बिहार का 40 कॉलेज स्टूडेंट को हम चुने हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स, दे मे बी सीइंग दिस प्रोग्राम आल्सो। 40 स्टूडेंट को हम हर एक जिला से एक स्टूडेंट को चुने हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड हो या जोलॉजी बैकग्राउंड हो, इन लोग को चुने हैं। इन लोग को 415 गाँव को, पंचायत को भेजे हैं इंडिविजुअली। दे वेंट टू ऑल द 415 विलेजेस एंड वहाँ का वो लोग पंजी बोले थे ना, लोग जैव विविधता पंजी, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, उसको उन लोग पंचायत समिति से लिए हैं, बीएमसी समिति से, उसी को अपडेट किए हैं। वो उन लोग के लिए हम एक ग्रुप भी बनाए हैं, उसमें इतना अच्छा फीडबैक आया। स्टूडेंट वहाँ जा कर के, सर यहाँ ये है, यहाँ ये मेढक है, यहाँ ये पेड़ है, यहाँ ये चिड़िया है, ये जड़ी बूटी नया है सर, इसमें ये होता है वो होता है, बोल रहा है। गाँव लोग वीडियो भेजे, फ़ोटो भेजे, ताकि सारा वीडियो फ़ोटो सब जियो टैग्ड है। सो वहाँ गांव में जा कर के, पंचायत में जा कर के, सो उन लोग को बहुत जानकारी मिला बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करना स्टूडेंट के बीच में, ये हम लोग का मेन उद्देश्य है, ताकि कितना भी हम लोग पॉलिसी लेके आएंगे, लीगल फ्रेमवर्क लेके आएंगे, तब तक पब्लिक के पास, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं होगा, दैट इज़ फ्यूटाइल। सो ये अवेयरनेस क्रिएट करना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। ऐसे मिशन लाइफ में मुद्दा है कि आपको सेव एनर्जी है, सेव वाटर है, रिड्यूस वेस्ट है, रिड्यूस ई वेस्ट है, अडॉप्ट सम गुड हेल्थी लाइफस्टाइल, अडॉप्ट गुड फूड स्टाइल, ये सब है। सेव एनर्जी में आप जानते हैं एलईडी बल्ब को यूज़ नहीं करना है, एसी को हमेशा ऑन नहीं करना है, या 24 में रखो, या ज़रूरी नहीं तो बंद करो। ऐसे सेव एनर्जी में बहुत है, गाड़ी को सिग्नल में बंद करो, ये सब कुछ जानकारी है। वैसे सेव वाटर में आप जानते हैं ड्रिप इरिगेशन यूज़ करो, बाल्टी में पानी लेना है, शावर नहीं करना है, वेस्ट वाटर को रीयूज़ करना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी कम वाटर यूज़ करना है, ऐसे हैं। आप जाएंगे तो रिड्यूस वेस्ट में आप जानते हैं प्लास्टिक को, सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ को कम करना है या उसको नील करना है, वेस्ट को रीयूज़ करना है, किचन वेस्ट को कंपोस्ट बनाएंगे, ये सब है। रिड्यूस ई वेस्ट है, ये अब नया है। ई वेस्ट आप जानते हैं बहुत हो रहा है, इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? कुछ भी आइटम हम लोग के पास, मोबाइल वो या टीवी वो या कुछ भी है, लैपटॉप है, ख़राब हो गया था, उसको वी शुड ट्राई टू रिपेयर इट रादर देन परचेसिंग ए न्यू आइटम। तुरंत जा कर के नया नहीं खरीदना है, वी शुड ट्राई टू रिपेयर इट। वैसे हम लोग के पास पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, इसको कम करना है। इंस्टेड हम लोग क्या करना है, क्लाउड ड्राइव को यूज़ करना है।
सो क्लाउड ड्राइव को यूज़ करने में ये पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव यूज सब कम होते हैं। बिल्कुल। हाँ, इसमें ई वेस्ट कम होते हैं। बेसिकली उन सारी चीज़ों को दिखाया गया है, बताया, इसमें शामिल किया गया है जो छोटी छोटी चीज़ें जिसे हम नज़रअंदाज हाँ, कर बैठते हैं। एग्जैक्टली उन सारी यही चीज़ों मिशन को। लाइफ का मोटो है, ताकि इसमें मेन है डिमांड को सस्टेनेबल करेंगे, सो दैट सस्टेनेबल सप्लाई भी सस्टेनेबल होते हैं। डिमांड को सस्टेनेबल करेंगे तो हम जानते हैं हम लोग का फुटप्रिंट दुनिया से कम है, 60% कम है इंडिया का फुटप्रिंट कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। बट इसमें हम लोग ज़्यादा ये नहीं ले सकते हैं, ताकि हम लोग को और कम करना है हम लोग का कार्बन फुटप्रिंट को, ये सब काम उसमें आते हैं। सो सस्टेनेबल यूज ऑफ सस्टेनेबल डिमांड करना है सबसे पहले, उसके बाद उसी आधार पर इंडस्ट्री आपको सस्टेनेबल सप्लाई करते हैं। सो इसी दोनों को हम लोग को इक्वल करना है, एक इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे तो हम लोग का कार्बन फुटप्रिंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा इंडिया। बिल्कुल जी। सर, सरकार द्वारा तो काफ़ी कुछ पहल किए जा रहे हैं हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, हमारे प्रकृति के संरक्षण के लिए, लेकिन हमारे सुख सुविधा के लिए सरकार तो काफ़ी कुछ कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें आम जन की, तो इसमें आम जन की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। अगर उनका साथ ना मिले तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपसे जानना चाहूँगी कि आम जन अपने स्तर पर किस प्रकार भागीदारी दे सकते हैं ये पर्यावरण के संरक्षण में। हाँ, यही बोले थे हम बिहार बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बारे में, वो आमजन का कैसे चुनाव किए हम लोग। बीएमसी करके एक है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है। ये हमको लग रहा है किसी को नया जानकारी भी होगा, ताकि 9100 है हम लोग पूरा बिहार में 9100 बीएमसी है, जैव विविधता प्रबंधन समिति है यहाँ। अब देख लीजिए 9000 में भी 7 मेंबर है। सो करीब आपको 60,000 के ऊपर मेंबर्स हैं, इसमें महिला लोग भी हैं। इन लोग बहुत रुचि से काम कर रहे हैं। वहाँ का क्या क्या लोकल आइटम है वो सबको एंट्री कर रहे हैं, हम लोग को फीडबैक दे रहे हैं। उसके बाद उन लोग को सुरक्षा करने के लिए हम लोग भी सरकार तरफ से बहुत काम कर रहे हैं। वैसे हम अभी बोले हैं विरासत पेड़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहन राशि दे देंगे। कहाँ कहाँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वेटलैंड है, ताकि वेटलैंड आप जानते हैं वो एक हब ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ताकि वेटलैंड में मछली से लेकर के सब कुछ रहता है। सो उसको तालाब, वेटलैंड, चोर, ये सबको सुरक्षा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम लोग प्रोत्साहन राशि देते हैं। ऐसे बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कितना भी काम है वो हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उन लोग को मदद कर सकते हैं। कि अपने अनूठे प्रयासों के बारे में कुछ हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। हाँ, हम मास्टर्स इन एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग किए हैं फ्रॉम इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बरेली। उस समय में हम किए थे वो RAPT PCR में काम किए थे, ताकि रैंडमली एम्प्लीफाइड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक DNA बेस्ड वर्क है। इसमें हम 4 शीप को बकरा को लिए हैं। वैसे मुजफ्फरपुरी करके एक बकरा था, राजस्थान से एक बकरा है, मद्रास रेड करके चेन्नई से एक बकरा है। ऐसे 4 बकरा को हम लिए। इन लोग से ब्लड कलेक्ट करके इन लोग का जेनेटिक कोरिलेशन क्या है, whether they are related genetically or they are separated from the beginning, ये स्टडी किए हैं। इसमें हमको पता चला है कि ऐसे जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मोर अमंग सदर्न ब्रीड्स कंपेयर टू नॉर्दर्न ब्रीड्स, ये पता चला है कि ये स्टडी किए हैं। उसके बाद मेरा नौकरी के समय में हम तेलीचेरी करके एक गोट है, उसका मीट वैल्यू को बढ़ाने के लिए संबंध में रिसर्च किए हैं। और एक है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पिग्स स्वर में, इसमें हम लोग विदेश का अपना देसी पिग का दोनों को क्रॉस करके, ताकि देसी पिग में डिसीज रेजिस्टेंस अच्छा होता है लेकिन ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, फूड कन्वर्शन रेशियो कम होता है। देसी पिग में फूड कन्वर्शन रेशियो ज़्यादा होता है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है। सो ये दोनों को मिक्स करके क्रॉस ब्रीड पिग हम लोग ये किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं। दैट वाज ए सक्सेसफुल प्रोग्राम, सब काम किए हैं। जी जी सर, ऐसा देखा जाता है कि लाखों जैविक प्रजातियां हैं जो पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये है जो विलुप्त होती नज़र आ रही है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि इसका मूल कारण क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं इसको बचाने के लिए। या डेफिनेटली, सो मूल कारण इज़ वेरी बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल सब लोग जानते हैं
हैबिटेट लॉस हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। आप लोग अभी आजकल पेपर में पढ़ रहे हैं हाथी यहाँ घुस गया, हाथी यहाँ घुस गया, ताकि हाथी का माइंड में वो जीपीएस इनबिल्ट होता है, मेरा रास्ता यही है। वो मतलब बचपन से लेकर के वही रास्ता में वो जाते हैं, माँ के पीछे जाते हैं, उसके फिर वो बड़ा होने के बाद उसके पीछे वो रास्ते में जाते हैं। सो उन लोग का एक नेचुरल जीपीएस इनबिल्ट है। सो हम लोग इसी के बीच में रास्ता बनाएंगे, ऐसा कोई रेलवे सड़क या कोई भी बनाएंगे, उनका ये कट होता है। सो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होता है। ये नॉट ओनली फॉर एलिफेंट, फॉर ऑल द वाइल्ड एनिमल्स, कोई भी एनिमल का, टाइगर हो या लेपर्ड हो या कोई भी जानवर है, उनका ये हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन में बहुत डिस्टर्ब होता है। देन दे कम बैक इनटू ह्यूमन हैबिटेशन। इसलिए यहाँ बाघ आ गया, यहाँ लेपर्ड आ गया, ये सब कहानी चल रहा है। सो हम लोग हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन को थोड़ा कम करना है, या इन ए सस्टेनेबल वे। फॉर एग्जांपल वहाँ एक रास्ता बना रहे हैं, सड़क चाहिए, ताकि आजकल सब लोग गाड़ी में जा रहे हैं, सड़क चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं सड़क वहाँ नहीं बना है, सड़क बनाएंगे, लेकिन वहाँ एक बढ़िया ओवरपास दे देंगे ताकि जानवर वो अपने रास्ते में चलते रहे, उसका डिस्टर्ब नहीं होंगे। ऐसे एक रीज़न है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन एक बड़ा रीज़न है। उसके बाद हम लोग सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है आजकल। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, हम लोग का मतलब अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में इतना केमिकल यूटिलाइज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, इसके चलते सारा जानवर मर रहा है। हम बोले थे वो तितली या छोटा छोटा इंसेक्ट वो पोलिनेशन कर रहा है, वो सब मर रहा है, गौरैया निकल रहा है, ऐसे बहुत चिड़िया निकल रहा है, इसके चलते वो पोलिनेशन इफेक्ट कम हो रहा है। सो इसमें भी आपको बायोडाइवर्सिटी बाधित हो रहा है। उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन। फॉर एग्जांपल आपको मछली चाहिए तो मछली को किस सीजन में पकड़ना है वो पकड़ना है। ये हम लोग चाहिए मछली कल ये बर्फ है, ये बर्फ है, देखो पकड़ो पकड़ो करके, ये सब में ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और एक मछली का एक ब्रीडिंग सीजन है, वैसे 2 महीना होता है, उस मेनली ये अप्रैल या मई में होता है। उस समय मछली नहीं पकड़ना है ताकि वो ब्रीडिंग हो सकते हैं। ऐसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम लोग लेके आना है। और एक चीज़ है इन्वेसिव स्पीसीज है, हम लोग नोइंगली और अनोइंगली बाहर से इन्वेसिव स्पीसीज को लेके आ रहे हैं। आपको एक छोटा एग्जाम्पल बोलेंगे, हम लोग सब लोग का घर में एक्वेरियम है, सब लोग मछली रहते हैं, गोल्ड फिश रहते हैं या कोई भी रहते हैं, वो उसमें एक शक्कर फिश डालते हैं, उसको टैंक क्लीनर बोलते हैं। शक्कर फिश है, दैट इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज़ वेरी वेरी इन्वेसिव स्पीसीज है। उसको हम लोग क्या करते हैं, वो जल्दी बड़ा होते हैं टैंक ये होने में, उसके बाद उसको लेकर के नियर बाई तालाब में या कोई भी चोर में छोड़ते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इन्वेसिव स्पीसीज है, वो कभी नहीं मरता है, वो कितना भी खाना है वो सब खाते हैं, तो बाकी नेचुरल मछली को नहीं मिलते हैं। वैसे इन्वेसिव स्पीसीज को हम लोग को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। पहले बोले थे ना, वैसे सस्टेनेबल यूज़ करना है, ये सब करेंगे तो हम लोग बच सकते हैं। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि जैसे जिस तरीके से हम अगर कोई भी हमारे अर्बनाइजेशन करते हैं या कोई भी ऐसी चेंजेस लाते हैं या रोड बनाते हैं, तो जो जानवर है वो सड़क पे निकल कर आ जाते हैं या किसी गांव में चले जाते हैं। तो ऐसे में इन सिचुएशंस को आप लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं? क्या कुछ सुविधा या क्या कुछ साधन है जिसके ज़रिए मतलब उस सिचुएशन को मतलब या लोगों को रेस्क्यू किया जाता है? हाँ, या एनिमल्स को रेस्क्यू किया जाता है? हम लोग को सबसे पहले ध्यान है दोनों को रेस्क्यू करना है कि आदमी को भी नुकसान नहीं होना है, जानवर को भी नुकसान नहीं होना है, दोनों को रेस्क्यू करना है। यही हम लोग का सबसे पहला ये है। इसमें एक छोटा चीज़ भी हम बोलेंगे, आप लोग मेरा एक दाग देख रहे होगा, ये यहाँ भी है, ये 2013 में छपरा में सोनपुर एक जगह है, उसका नज़दीक एक गांव है, वहाँ एक बाघ पहुँच गया, टाइगर, वो गंडक रिवर है। सो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से वो गंडक रिवर आता है, वहीं से वो बड़ा होने के चलते अपना फैमिली से बाहर आकर के पहुँच गया। वो उसके वहाँ जा कर के उसको रेस्क्यू करने में वो टाइगर हमको अटैक किया। दिस वाज इन 2013। सो ये बोलने के मतलब हम लोग का एम है टाइगर जानवर को भी बचाना है, आदमी को भी बचाना है, ताकि वो उस दिन मेरा ये था करीब 5000 लोग देखने के लिए आया था। हम टाइगर को भी बचाना है, इसको भी, ताकि आप जानते हैं भीड़ को छोड़ेंगे तो टाइगर को मार देगा, लेकिन
वो टाइगर इतना बड़ा जानवर है, मारने के पहले कम से कम 4-5 आदमी को भी मार देगा। सो मेरा ये था दोनों को बचाना है। सो हम दोनों को बचा दिए, टाइगर को भी बचा दिए, आदमी लोग किसी को भी घायल नहीं हुआ, लेकिन मेरा हुआ। सो यही हम लोग का मेन एम है, दोनों को बचाना है। सो कहीं पर ऐसे हम लोग को सूचना मिलाता है, हम लोग रेस्पॉन्स टीम को पहुंचते हैं, उसको डार्टिंग या ट्रांगुलेशन करके रेस्क्यू करते हैं। हम लोग को एक छोटा अनुरोध है कि पब्लिक का थोड़ा ये सब चीज़ में जानकारी नहीं होता है, थोड़ा दूर रह करके डिपार्टमेंट को काम करने देना है, वो हम लोग उसको सफल लेंगे, यही ये है। तो इसके लिए कुछ फ़ोन कॉल्स होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके ज़रिए या हेडक्वार्टर लेवल में हम लोग का एक यूनिवर्सल कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें कस्टमर केयर टाइप कॉन्टैक्ट नंबर है, बात कर सकते हैं। बगल का DFO है, बगल का रेंज ऑफिसर है, बगल का सिपाही, फॉरेस्ट सिपाही है, सब लोग है, सब लोग को जानकारी होगा, ताकि सारा लोग पंचायत से ये सब में जुड़े हुए हैं, तुरंत रेस्पॉन्स टीम पहुँचेगी। सर, आप बतौर सचिव राज्य जैव विविधता बोर्ड में एक लंबे अरसे से अपना योगदान दे रहे हैं, आपसे जानना चाहूँगी, आप बहुत जगह घूमते होंगे, आप ट्राइबल एरियाज़ में भी घूमते होंगे, तो क्या कुछ ऐसा कोई स्टोरी या फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आज अभी की अगर बात करें तो राज्य बिहार में बायोडाइवर्सिटी की क्या कुछ परिस्थिति है, ये भी हम जानना चाहेंगे। नहीं, हम मोस्टली साउथ बिहार में घूमे हैं, नॉर्थ बिहार में भी चपरा, वैशाली, ये सब जहाँ में घूमे हैं। दोनों का ज्योग्राफी थोड़ा अलग है, आप जानते हैं, वैसे दोनों का बायोडाइवर्सिटी भी थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों एरिया में बायोडाइवर्सिटी इज लिटिल रिच। एंड एज आई सेड ऑलरेडी, वो गैंजेटिक प्लेन है ना, दैट गैंजेटिक प्लेन, उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छा है। हम लोग 572 बर्ड स्पीसीज को आइडेंटिफाई किए हैं। आप सब जानते हैं गैंजेटिक डॉल्फिन है सबसे ज़्यादा यहाँ, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी आप लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा गैंजेटिक डॉल्फिन वहाँ है। तो वैसे हम लोग हाईली एंडोड विथ बायोडाइवर्सिटी रिचनेस, उसमें कोई कमी नहीं है। और कोशिश भी सरकार की हमेशा से की जा रही है कि हम इसका संरक्षण कर सकें, और लोगों का साथ भी मिल रहा है। गणेश जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आशा करते हैं आपको आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है ये पसंद आया हो। और जैसा कि जाने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हम ये जान सके कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। साथ ही आप अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं, तो फटाफट उठाए पेन कॉपी, नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।